हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को अच्छे से कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप मेरे लेक्चर्स भी फॉलो कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशंस के ऊपर होगा। ठीक है, हम बाइनोमियल थ्योरम के स्टेटमेंट को जानेंगे, उसके बाद हम उसके जो टर्म्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उन्हें देखेंगे कि कैसे हम फास्टली उन्हें इवेल्युएट कर सकते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को देखेंगे, फिर हम लास्ट में स्पेशल एक्सपेंशंस को भी जानेंगे कि वो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर और क्या क्या ट्रिक्स हैं जिससे हम उन्हें बड़ी ही आसानी से इवेल्युएट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम को। अब बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट पर जाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। एग्जाम्पल है 1 प्लस होल स्क्वायर। ओके, तो अब जैसा कि बाइनोमियल वर्ड होता है बाय का मतलब क्या होता है 2। ठीक है, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में मेनली क्या कर रहे थे, होते हैं हमारे पास दो कोई टर्म्स होते हैं। मान लीजिए एक ए है एक बी है जो कि सेपरेट होंगे प्लस या माइनस से, ये टर्म है। फिर हम उसकी कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लेंगे, मान लीजिए 2 ले ली। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है 1 प्लस एक्स। अगर इसे मैं जनरल आइडिया में लूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं ये मेरा क्या होता है बच्चों, इसका एक्सपेंशन होता है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दें, और किस चीज पर ध्यान दें कि ये जो कोफिशिएंट्स है यहाँ पर क्या है 1 है। ओके, यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है 1 है। यहाँ पर ए बी का क्या कोफिशिएंट है 2 है। यहाँ पर बी स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, फिर से क्या है 1 है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में एनसीआर का एक फॉर्मूला पढ़ा था। ओके, एनसीआर क्या किसी को याद है वो फॉर्मूला क्या है? अगर याद है तो प्लीज कमेंट करिए। ओके, तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है एनसीआर का फॉर्मूला। अब जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को पढ़ते हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में और एनसीआर फॉर्मूले में बहुत ही गहरा संबंध होता है, बहुत ही गहरा ताल्लुकात होता है। वो क्या होता है कि अगर आप इस a स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखें तो ये क्या है, ये अगर आप n को 2 लें, ओके, तो 2c0 मेरा क्या होता है, 2c0 क्या होगा 2 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, जो कि क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो अगर आप 2c1 लें तो क्या होगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, जो कि क्या आएगा 2 आएगा। ओके, अगर आप 2c2 लें फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो देखा आपने ये रिलेशन को ऑब्जर्व किया कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास दो टर्म है a प्लस b, a और b कोई दो टर्म है और उसकी मैंने 2 पावर की n2 है, तो NCR में मैं n को 2 लूं और r को वेरी कराऊं, r को 0 लूं कभी, 1 लूं कभी और 2 लूं, बस ये 2 ले सकता हूं। ये 3 r की मैं वैल्यू ले सकता हूं 0 1 2। ओके, तो जो मेरा NC0 आएगा वो a स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, सॉरी 2c0 आएगा वो a स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ, 2c1 ab का कोफिशिएंट हुआ और 2c2 b स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ। तो यही रिलेशनशिप जनरलाइज्ड जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें भी रहती है, वही इसका स्टेटमेंट अब हम आगे जानेंगे कि जो जनरल स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। अब जनरल स्टेटमेंट कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर n है, ओके, तो मेरे पास दो टर्म्स है, a है एक b है। ठीक है, अब इसकी मैं कोई भी पॉजिटिव, ये n कैसा है हमारा, n हमारा है पॉजिटिव इंटीजर। ओके,
पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है हमारा। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं, एक्सपेंड मतलब एक्सपेंशन से यहां मतलब है, अगर मान लीजिए 3 लिखा है तो इसका क्या मतलब है? a प्लस बी, इसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा उसी के साथ। या मेरा प्रोसेस क्या रहेगा? अगर एलिमेंट्री प्रोसेस देखें तो मैं ऐसे ब्रेक करूंगा, फिर क्या करूंगा? इन दो एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई मैं रिमेनिंग पार्ट से कर दूंगा। ठीक है, चलो ये तो n 3 हुआ तो आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए n 100 हुआ तो ये काम करने में तो काफी टाइम जाएगा नहीं जाएगा? तो यहीं पे बाइनोमियल थ्योरम काम आती है कि वो बताती है कि आप कोई सा भी टर्म बोले, मैं उसका वो टर्म कैसा दिखेगा मैं वो बता सकता हूँ बिना पूरी जो बोलते हैं एक्सपेंशन को लिखे। सिर्फ आप एक टर्म बोल दीजिए, उसकी पोजीशन बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, मैं उस टर्म के बारे में सब कुछ बता दूंगा आपको। तो यही हमारी बाइनोमियल थ्योरम की मेन एडवांटेज रहती है। तो आइए देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम का जनरल स्टेटमेंट क्या है। तो a प्लस बी होल रेज टू द पावर n क्या होता है? nc0 मीन्स nc0 a(n)b0 प्लस nc1 a(n-1) b1 प्लस टिल ncn a(n-n) bn। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल फंडा है। क्या है? nc0 से शुरू हुई है, nc0, ठीक है, फिर nc1 1 ऐड करते जाइए, nc2, ऐसे आप कहां तक जाएंगे? आप ऐसे n तक जाएंगे, ncn तक जाएंगे। ओके, अब इनका क्या, इसको कैसे याद रखें? बहुत ही सिंपल, a क्या होगा? a यहां n से शुरू होगा, ठीक है, और फिर क्या होता रहेगा? 1 माइनस होता रहेगा हर बार। ओके, n-2, ओके, और यहां क्या होगा? n-n। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहां जो नंबर है वही नंबर यहां माइनस होगा n के साथ, अगर ये आपको इजी रहे याद रखने में तो। ओके, सिंपल। अब b के साथ क्या होना चाहिए? b के साथ तो और ही सिंपल है। कैसे? कि b की जो पावर होगी वो यहां पर जो एलिमेंट होगा, यहां पर जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वही यहां पर होगा, b1 b2, सिंपल। n अगर यहां b है तो b की पावर n, जैसा कि हमने देखा, यहां n, यहां 1 तो यहां भी 1, यहां 0 तो यहां भी 0। ओके, तो ये रहा याद रखने का एक तरीका। एक और चीज आप देख सकते हैं, जब भी आप a की पावर और b की पावर को ऐड करेंगे एक ही टर्म में, ओके, जैसे अगर मैं ये वाली टर्म लूं, ये जो टर्म है, अगर इसमें से मैं a की पावर लूं तो वो क्या है? वो क्या है? a की पावर n-1, और b की पावर क्या है? 1। अगर जब भी मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे को हमेशा क्या मिलना चाहिए? n ही मिलना चाहिए। आप कोई सी भी टर्म उठा लीजिए और उनमें से a और b की पावर्स को ऐड कर दीजिए, तो वो हमेशा क्या रिजल्ट करेंगी? n ही उनका आंसर आएगा अगर आप सम करेंगे तो। ओके, तो आप ऐसे करके ये भी देख सकते हैं कि कहीं आपने फॉर्मूला कहीं बीच में गड़बड़ी तो नहीं कर दी है। ओके, तो ये था हमारा बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है रेज टू दी पावर। ओके, तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू अमित सिंह। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो, अगर आपको कोई और भी डाउट रहे क्लास में कभी भी, तो प्लीज कमेंट करिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ, अब जैसे कि हमने फॉर्मूले पढ़े थे एनसीआर के ऊपर, आइए उन्हें दोबारा से रिकॉल करते हैं कि क्या होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि यूज होते हैं, आपको मैं उनके ऊपर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो देखते हैं
पहला फॉर्मूला कहता है NCR इक्वल होता है NC n-r के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप देखेंगे कि जब हम सम निकालते हैं कोफिशिएंट्स का तो ये कितना यूजफुल रहता है। ओके, अब एक फॉर्मूला ये है, इसके ऊपर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पार्ट 2 में क्वेश्चंस भी किया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन है इसके ऊपर, आप आज की क्लास में भी देखेंगे, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। ओके, तो इसे याद रखने का क्या है, सिंपल, कि अगर जब भी मेरे पास n वाली टर्म सेम हो और r वाली टर्म में एक ही डिफरेंस हो, मतलब r और r+1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल, मैं नीचे r+1 लिखूंगा। जब मैं नीचे r+1 कर रहा हूं तो ऊपर मैं n को अकेला क्यों छोड़ू, मैं ऊपर n भी +1 कर दे रहा हूं, दोनों सेम r+1 n+1 हो गए याद, NCR। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, मेरे पीछे पीछे रिपीट करो, NCR प्लस nr+1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, n+1 CR+1, सिंपल। ओके, आइए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है NCR+1 डिवाइडेड बाय NCR क्या होता है, n-r r+1। ओके, तो ओके अमित सिंह, आपको फर्स्ट पॉइंट मैं समझ नहीं आया। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपको डेरिवेशन चाहिए अगर इसका, चलिए मैं ड्राइव भी कर देता हूँ। वैसे हम डेरिवेशन की तरफ नहीं जाना चाह रहे क्योंकि ये और क्लास लेंदी हो जाएगी, तो मैं इग्नोर एक तरीके से वो करना चाहता हूँ कि अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो मैं अगर क्लास के लास्ट में अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर इन सब का डेरिवेशन प्रोवाइड कराऊंगा। अभी के लिए आपको ये फॉर्मूलेज याद होना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ अपने फॉर्मूलेज को। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, NCR, वो इक्वल होता है NC n-r के। ओके, अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो अगर मैं बोलूँ 2C1 इक्वल होगा 2C 2-1 के। अब दोनों को एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके, तो 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये क्या होगा 2 फैक्टोरियल। अब इसको इवेलुएट करते हैं, 2 फैक्टोरियल नीचे क्या है 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, सेम। तो आप एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूलेज काफ़ी क्या है, ये फॉर्मूलेज एकदम सही हैं। ओके, अगर आप फिर भी आपको इनका प्रूफ चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्लास के एंड में अगर टाइम बचे तो मैं आपको ये प्रूफ दे सकूं, वरना मैं एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करने की भी कोशिश करूंगा। ओके, क्या मैं आगे जा सकता हूं अमित सिंह? ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो मेन फॉर्मूला है वो कहता है कि NCX अगर इक्वल है NCY के, तो उससे हम दो चीज निकाल सकते हैं, या तो X इक्वल होगा Y के, ओके, या ओके, तो आपको ओके तो या तो हम X को Y के इक्वल रख सकते हैं या X प्लस Y को N के इक्वल रख सकते हैं। चलो मैं लॉजिक भी दे देता हूं जल्दी से कि NCX क्या होता है, N फैक्टोरियल N माइनस X फैक्टोरियल X फैक्टोरियल। ओके, और हमारे पास क्या है NCY मतलब N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस 1 N माइनस Y फैक्टोरियल। ये इक्वल है, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहां से देखने की कोशिश करिए, अगर मैं x को y रख दूं तो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे। यस, अगर मैं x को y रख दिया तो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हो गए, बिल्कुल। अगर मैं n माइनस y को x रख दूं या n माइनस x, ये तो मेरा n माइनस y को x रख दूं तो मेरा ये एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा, तब भी मेरा ट्रू है एक्सप्रेशन। ओके, या n माइनस एक्स को y रख दूं
तब क्या होगा, तब ये वाला एक्सप्रेशन मेरा इसमें चेंज हो जाएगा, तब भी ट्रू है। तो ये छोटा सा वो आपको समझने में आसानी रहे तो वो है। मेनली तो आपको ये याद रखना है, जब भी आप NCX इज इक्वल्स टू NCY दिखें तो आपके मन में क्या आना चाहिए, X इक्वल्स टू Y और X प्लस वाई इक्वल्स टू N ही आना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल्स में कि कैसे अब जो हमने पीछे पढ़ा उसमें से क्या क्या फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे और कैसे इंप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर आए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने बोला है जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus x की पावर n। अब 1 plus x की पावर n हम कैसे लिख सकते हैं, NC0। बच्चों बोलो, कमेंट करिए या मेरे साथ रिपीट करिए कि आपको भी ये याद रखने में आसानी रहेगी। NC0 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 0 सेकेंड टर्म की पावर 0, क्योंकि ये रहेगा। ऐसे ही NC1 1 n माइनस 1 x 1 सिंपल, NCn 1 n माइनस n 0 एंड x रेज टू द पावर n। ओके, अब 1 की कोई भी पावर रहे वो तो 1 ही रहेगा, तो मैं सिंपली इसको 1 को 1 हटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप देखें NCR, R मेरा क्या है, ये R है, R0 है, 1 है। ओके, ये मेरा R है, R0 है, 1 है, 2 होगा टिल n होगा। तो R मेरा चेंज हो रहा है, R हो रहा है 0 से कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो समेशन 0 से n NCR, और x की पावर क्या है, x की पावर भी r के साथ साथ चेंज हो रही है, तो यहाँ क्या आएगा r। तो ये मेरा एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हो गई जो एक्सपेंशन ऊपर मैंने यूज किया है। ओके, तो अब क्या कहते हैं, तो अगर आप देखें तो ये तो मेरे टर्म्स हो गए। ओके, ये मेरे क्या है, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स के जो आगे कांस्टेंट टर्म्स यूज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। मतलब ये क्या होंगे, मेरे कोफिशिएंट्स होंगे, कोफिशिएंट्स। ओके, तो यही क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरे पास 3 कोई कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जो एक के बाद एक आते हैं। तो कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स मैं ले रहा हूं। ओके, उनका अगर मैं रेशियो करूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, 1:5:20। अब मैथमेटिकल में कैसे लिखेंगे हम, पहले तो मैं 3 कोई भी क्या ले लेता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेता हूँ। अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट्स ले लेता हूँ। अब बीच में से मैंने कोई भी एक टर्म उठाया तो वो कैसे दिखेगा, NCR, ऐसा ही टर्म होगा NCR/XR। अब मुझे सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट तो सिर्फ इतना पार्ट होता है, तो मैं x के पार्ट को एलिमिनेट कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो मैं पहला जो कोफिशिएंट है ये ले सकता हूँ NCR। ओके, अब दूसरा कोफिशिएंट क्या लूँ, अब क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है तो दूसरा NCR+1 होगा और उससे नेक्स्ट क्या होगा, NCR+2 होगा। तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पूछ रहा है, तो आपको कहाँ से R स्टार्ट करना चाहिए, आपको NCR ना यूज करके आप NCR-1 NCR+1 लेना चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, R-1 R+1 कॉन्जिक्यूटिव ही तो है ना। लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है इवेल्युएट करना। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि NCR-1 डिवाइडेड बाय NCR हमारा क्या है, 1/5 है। ओके, 1/5 है। तो हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, NCR+1/NCR क्या होता है बच्चों, n-R R+1। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें NCR-1 NCR निकालना है। कोई नहीं, ये
इसी फॉर्मूले का दूसरा वेरिएशन है। अगर मैं ये इसी फॉर्मूले का क्या है बच्चों, दूसरा वेरिएशन है। कैसे है? अगर मैं r को r-1 ले लूं तो क्या ये फॉर्मूला क्या कहलाएगा, NCR, ये NCR हो जाएगा। और ये नीचे क्या हो जाएगा, NCR-1 इज इक्वल्स टू n-r+1 बाय r। ओके, तो मेरे पास ये फॉर्मूला था। ये बात समझ में आई बच्चों कि मेरे पास ये फॉर्मूला तो है, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में r को ये मान लूं, r इज इक्वल्स टू, ये नया r है, मान लीजिए न्यू r, नया r है कोई r न्यू, ठीक है। तब मेरा फॉर्मूला कैसा होगा, NCR, ठीक है, NCR बाय NCR-1 इज इक्वल्स टू n-r+1 डिवाइडेड बाय r। वही हमें दिया गया है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्यों मैंने r इक्वल्स टू r-1 माना, क्योंकि मेरे को इस फॉर्मूले में मेरे r+1 और r यूज हो रहे हैं, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, r-1 और r की फॉर्म में चाहिए। इसलिए मैंने r को r-1 मान लिया एक नया। तो उससे मेरा क्या हुआ, उससे मेरा नया जो फॉर्मूला निकल के आया वो वही निकल के आया जो मुझे चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास ये आ चुका है, मेरे पास सारी वैल्यूज हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास n ये किसके इक्वल है, 1/5 के। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, वही तो ये है, वही तो ये वाली टर्म है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जो 5 होगा वो इक्वल होगा n-r+1 बाय r के, जिसका क्या मतलब है, अगर मैं इसे इवेल्युएट करूँ और n-6r+1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। इतना आया समझ में बच्चों? कमेंट करिए। ओके, अगर इतना समझ में आया आपको तो मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है। ये रिलेशन समझ में आया कि कैसे आया। अब हम नेक्स्ट रिलेशन की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट रिलेशन क्या था, नेक्स्ट रिलेशन में हमको दिया था, रुकिए, तो जो हमारा नेक्स्ट जो रिलेशन था, अगर आप इवेल्युएट करें तो आप क्रॉस चेक करिएगा मेरे से कि आपने सही इवेल्युएट किया है या नहीं किया। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट है वो कहलाता था NCR बाय NCR+1, ठीक है, क्योंकि हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थे। वो क्या कहते हैं, NCR-1 NCR+1। हमने इन दोनों का रेशियो निकाला, उससे एक एक्सप्रेशन निकल के आया ये। अब हम इसका निकालेंगे, उससे कोई एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा। चलिए देखते हैं वो एक्सप्रेशन। पहले तो क्वेश्चन में बताया गया है ये 5/20 होगा, जिसका मतलब है 1/4 होगा। ओके, अब इसके बाद, अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसमें तो हमें कोई नया r नहीं लेना, कोई नया r इक्वल्स टू r-1 नहीं लेना, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, ये वाला फॉर्मूला जो है हमारा, जो नीचे लिखा हुआ है, और ये है, ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, ये जो होगा इसमें क्या होगा बच्चों, इज इक्वल्स टू 4 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, यस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या देगा, सिंप्लीफाई करके ये देगा n-5r-1 इक्वल्स टू 0। यही देगा, नहीं देगा बच्चों, 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4r-4, तो ये 4 भी रहेगा -4, तो ये क्या आएगा, n-5r-4। ओके, अब हमारे पास कितने एक्सप्रेशन हो गए, हमारे पास 2 एक्सप्रेशन हैं और 2 वेरिएबल हैं। तो अगर आप इन्हें इवेल्युएट करेंगे तो इजीली आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब वैल्यू क्या रहेगी, फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। n-5r हमारा 4 है। ये क्यों लिखा मैंने, आप देखिए कि यहाँ से अगर मैं n-5r-r+1 ये है,
इसकी वैल्यू मेरे को पता है क्या है, 4 है। 4 माइनस आर प्लस 1 0, और आर कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। आर अगर 5 है तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, आर अगर मेरा 5 है तो ये वाले एक्सप्रेशन से मेरा आएगा n इज इक्वल्स टू 29। ओके, अब n 29 आ गया, n क्या आ गया, n मेरा आ गया 29। ठीक है बच्चों, n क्या है मेरा 29। अब अगर n 29 है और मुझे क्या क्वेश्चन में बोला गया है निकालने को, फोर्थ टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है ना, तो आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिए कि अगर आपसे बोला गया है कि t kth टर्म निकालनी है, ओके, ये kth टर्म निकालनी है, t के मीन्स kth टर्म, kth टर्म अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे n, जो भी आपको n दिया गया है, k माइनस 1, ओके, k माइनस 1। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो भी अगर मान लीजिए a प्लस b पावर n है तो आप लिखेंगे a n माइनस k प्लस 1 b k माइनस 1। ये क्या होगी हमारी इन जनरल kth टर्म। आप इसको याद रखिए, ये बहुत यूज होगी, kth टर्म। ओके, तो अब हम सीधा सीधा वैल्यूज पुट कर देंगे और अपना आंसर ले आएंगे। तो हमारा n जो आया है वो आया है 29, और हमसे क्या है, कहा गया है कि फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म मतलब k कितना है, 4 है, n क्या है हमारा 29, k क्या है 4, फॉर्मूले में लगाएंगे 29 c 3 a, सिर्फ और सिर्फ हमें तो हमारा क्या आएगा a 29 माइनस 3 प्लस 1 b 3 माइनस 1। ओके, तो कितना सिंपल है। अब हमसे सिर्फ कोफिशिएंट पूछा गया था, तो हमारा कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, कोफिशिएंट सिर्फ ये रहेगा, क्योंकि ये तो दोनों वेरिएबल्स लिए हैं हमने, तो कोफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगी, तो कोफिशिएंट हमारा ये होगा। तो हमारा आंसर क्या है 29C3। सिंपल। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी आई है समझने में तो प्लीज कमेंट करिए। आई होप आपको सब समझ में आया होगा वैसे तो, बट इफ अगर मान लीजिए अगर कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट करिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x5 बताना है, और हमारा एक्सपेंशन क्या है 2x क्यूब माइनस 1 3x स्क्वायर होल पावर 5। सिंपल। तो x की पावर 5 निकालनी है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म मतलब kth हमारी जनरल टर्म होती है। अब ये कैसी दिखेगी, nc k माइनस 1। ओके, ये हमारी जनरल टर्म है। अगर मेरा a प्लस b n है तो मेरा ये क्या है, kth टर्म है, kth टर्म। ओके, तो ये nc k माइनस 1 n माइनस k प्लस 1 b k माइनस 1। सिंपल, ये हमारी हो गई kth टर्म। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले इसकी kth टर्म फाइंड करूंगा। अब यहां पे a क्या है, a मेरा 2x क्यूब है और b क्या है बच्चों माइनस 1/3x स्क्वायर है, और n क्या है, n है 5। सिंपल। आइए kth टर्म फाइंड करते हैं। tk बोलेगी कि n 5 है, c k माइनस 1, a क्या है 2x क्यूब, ओके, और ये हमारा कहां से जाएगा, n है हमारा 5 माइनस k प्लस 1 मीन्स 6 माइनस k, एंड b क्या है हमारा बच्चों
b है हमारा -1/3x² पावर k-1। सिंपल। अब हमसे बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x 5 फाइंड करना है। x की पावर क्या चाहिए हमें? 5 चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस जो kth टर्म है उसमें जो x दिया है हम उनको एक पास लाएंगे पहले। ओके, अब वो कैसे लाएंगे देखते हैं। इसे मैं अगर एक्सपेंड करूँ 2x³ 6 - k तो मेरा क्या आएगा बच्चों? 2 पावर 6 - k x 18 - 3k। ओके, और 1/3x² पावर k-1 करूँ तो क्या आएगा बच्चों? तो आएगा -1/3k-1 x। जब हमारे पास 1 + x होता है तो इसका क्या मतलब होता है? x⁻⁻1। तो हम यहाँ वही करेंगे, x² को हम x की पावर -2 लिख सकते हैं। तो x -2 और -1, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो पावर्स हैं वो क्या होंगे बच्चों? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ऐसे जब भी लिखा होता है, मान लीजिए 2 की पावर 3 देन पावर 2, तो ये क्या होगा? 2 3 × 2, 2 की पावर 5। ओके, तो वही हम करेंगे। तो ये कैसा बन जाएगा? ये बनेगा -2k + 2। ओके, तो ये बनेगा -2k + 2। सिंपल। अब हमारे पास एक x की टर्म ये रही, एक x की टर्म ये रही, एक x की टर्म ये रही, और हम अब क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। फिर क्या निकल के आएगा? x 18 - 3k - 2k + 2, जिसका मतलब क्या है? 20 - 5k। ओके, 20 - 5k। सिंपल। तो हमारे पास क्या आ गया? 20 - 5k आ चुका है। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे x। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि x की पावर क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। हमें ऐसे ही तो कोफिशिएंट्स चाहिए जो x की पावर 5 दे। अब x की पावर 5 का मतलब है 20 - 5k हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? 5 होना चाहिए, जिसका मतलब क्या है कि हमारा जो k निकल के आया, k आएगा हमारा 3। अगर k 3 है तो मैं जो मेरा जनरल टर्म है ये इसमें वैल्यू डाल दूंगा, तो मेरे पास n भी है, मेरे पास k भी है, और मेरे पास nck-1 की वैल्यू भी आ जाएगी। वही क्या होगा? मेरा कोफिशिएंट्स होगा। ओके, तो ये समझ में आया। चलिए एक और बार करा देता हूं। अगर आपको कोई भी समझने में दिक्कत हुई है तो दोबारा से समझिए। दोबारा से हम समझते हैं, फास्ट समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? tn tk जो मेरी जनरल टर्म है मैंने वो निकाली। ठीक है, अब वो कैसे निकाली? nck-1 a n - k + 1 b हमारा क्या, इसकी पावर क्या रहती है? k-1। ओके, अब हम क्या करेंगे? हम x की टर्म्स को साथ लाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो 5ck-1 a हमारा क्या है? 2x³, 5 मीन्स 6k 6। ओके, 2x³ 5 - k + 1 मीन्स 6। ओके, ये हमारा क्या है? ये हो गया हमारा 6। और b क्या है हमारा? -1/3x², जो कि क्या होगा? -1। अब हमने क्या किया कि x की जो टर्म्स थी उन्हें एक साथ ले आए, जिससे कि हम x की पावर 5 इवेल्युएट कर पाए कि किस k की वैल्यू के लिए हमारे पास x की पावर 5 आएगी। ओके, अब हम इवेल्युएट करते हैं। यहाँ x
3 इंटू 6 माइनस 3k, यहाँ पर 1/x स्क्वायर, जिसको मैंने x की पावर -2 से रिप्लेस कर दिया, जिसका मीनिंग आया -2k + 2। जो अगर मैं इसको फर्दर इवेल्युएट करूँगा तो क्या आएगा बच्चों, 18 माइनस 3k माइनस 2k, जो कि हमारा हो जाएगा 5k, और ये क्या हो जाएगा 20। ओके, और हमें क्या चाहिए, ये प्लस चाहिए, 5 चाहिए। तो ऐसी क्या वैल्यू है, ऐसी k की वैल्यू 3 आएगी। k की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा k की वैल्यू को पुट कर दूंगा और मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मतलब 5c2, ओके, 6 माइनस 3 एंड -1/3 2। सिंपल। इस चीज को अगर आपको अभी भी समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, मैं और स्लो प्रोसेस से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जी ये जो टॉपिक है, जैसे कि आपने देखा कि हमारी जो जनरल kth टर्म क्या होती है, kth फ्रॉम स्टार्ट। अगर हम स्टार्ट से, क्योंकि हमने अभी देखा हम स्टार्ट से इवेल्युएट करते हैं, ये जो क्या है फ्रॉम स्टार्ट, तो हमारी kth टर्म होती है फ्रॉम स्टार्ट, वो क्या होती है nck -1 a n -k + 1 b k -1। ओके, क्यों, क्योंकि अगर आप याद करें, रिकॉल करें, तो a + b की पावर n क्या होता है बच्चों, समेशन 0 से n ncr, और ये क्या आगे a n -r b r। ओके, अगर इसी को हम एक्सपेंड करें, या अगर आप इसकी पहली टर्म देखें, पहली टर्म मतलब t1 क्या होगा बच्चों, nc0 0 मतलब nc0 मतलब 1 - 1। ओके, 1 - 1 a जो भी हमारा है n -0 b 0। ओके, सिंपल। तो t2 क्या होगा, nc1 मतलब 2 - 1, सेकेंड पोजीशन -1, an -2। ओके, an -1 एंड b1। सिंपल। तो ये होता है हमारा, ऐसे आपने देखा, ये हमारी होती है जनरल टर्म। तो इसको आप याद रखें, इसी पे मेन क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसमें कोई गड़बड़ी करेंगे तो आप क्वेश्चन में पक्का कोई गड़बड़ी कर देंगे। ये क्लियर है कि टर्म क्या होती है। अब अगर हमसे पूछा गया है कि हमारे पास kth टर्म निकालनी है, लेकिन एंड से मतलब कि अगर एग्जाम्पल से समझें आप, एग्जाम्पल कहता है कि 1 + x का हमारा क्या था, जो एक्सपेंशन था वो था 1 + 2x + x²। ओके, यही हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन देगा। तो अगर बोला है कि kth टर्म निकालनी है लास्ट से, ओके, तो इसका मतलब है, अगर आप इसको स्टार्टिंग के टर्म में देखें तो वो क्या मतलब है, वो मतलब है अगर ये जो कौन सी टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म जो है फ्रॉम स्टार्ट, लास्ट टर्म, या ऐसे बोलूं, जो अगर मेरा n अगर इंटीग्रल वैल्यू है, ओके, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी, n + 1। ये याद रखिए। अगर यहाँ स्क्वायर है, मतलब अगर यहाँ 2 है तो मेरी कितनी टर्म आई है, 2 + 1 3। अगर 3 होगा तो कितनी टर्म आएंगी, n अगर 3 होगा तो मेरी 4 टर्म आएंगी, अगर 5 होगा तो 6 आएंगे, अगर n होगा तो n + 1 टर्म्स आएंगी। सिंपल, n + 1 टर्म्स आ गई। तो ये वाली जो टर्म है वो फर्स्ट, अगर मैं 2 कॉलम बनाऊं, ये है लास्ट से देखने का और ये है स्टार्ट से देखने का।
तो जो मेरा फर्स्ट टर्म है लास्ट से फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ये रहा। वो मेरा अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं, इधर से देखूं, तो वो मेरा कौन सा टर्म हुआ, वो मेरा n+1 टर्म हुआ स्टार्टिंग से, क्योंकि 1 2 3 ये क्या है, n+1 ही है ना, 2+1, ठीक है। लास्ट का सेकंड टर्म मतलब ये स्टार्टिंग का क्या है, वो भी सेकंड है अगर देखा जाए। या अगर इसको मैं दूसरे वे में देखूं तो ये है मेरा, यहां अगर एग्जाम्पल लिया है तो ये होगा, अगर यहां एग्जाम्पल लिया है तो मेरा ये होगा। ओके, इन जनरल हमारा यही फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाई होता है कि अगर मेरे पास कोई kth टर्म है एंड से, कहां से है, एंड से, तो मैं अगर उसे स्टार्टिंग से देखूंगा तो n-k+2th टर्म होगी स्टार्ट से, ठीक है। मतलब t1 डॉट t2 डॉट टिल tn+1। ओके, ये मेरी n+1 टर्म्स होंगी। अगर लास्ट की टर्म क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट एंड की है मेरी n+1, जिसे मैंने लिखा n-1+2 की फॉर्म में। सेकंड टर्म क्या है, tn मतलब n है, जिसे मैंने लिखा n-2+2। ये वाली टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म n-1 होगी, जिसे मैं लिख सकता हूं n-3+2। ओके, ऐसे ही करके अगर मैं kth टर्म पे पहुंचूंगा तो मेरा क्या यहाँ पर कैसा रूल लग रहा है कि n-k+2 ऐसा रूल लग रहा है, वही यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो इसके पीछे का लॉजिक तो ये था। अगर आप इस चीज को अगर याद रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना कैसा हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन ने बोला कि अगर मेरे पास एंड से 1011th पोजीशन देखें, एंड की अगर 1011th पोजीशन देखूं मैं एक्सपेंशन की, और एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है, मेरा एक्सपेंशन दिया हुआ है ये, तो वो मेरा दिया हुआ है कि ये वाली पोजीशन का जो टर्म होगा, जो भी टर्म जो होगा वो इक्वल होगा किसके, अब लिखते हैं इसको मैथमेटिकल टर्म में कि t1011 पोजीशन जो है लास्ट से। अब क्योंकि अभी हमने लास्ट से, तो हमारे पास कोई एक फॉर्मूला नहीं है, ये जो हम kth फॉर्मूला जो लिखते हैं वो स्टार्ट से देखते हैं, तो हमारे पास स्टार्ट वाला फॉर्मूला है, लास्ट वाला नहीं है। तो क्योंकि अभी हमने पीछे देखा kth टर्म फ्रॉम एंड कैसे लिख सकते हैं, n-k+2। अगर ये लिख दिया, ये कौन सी टर्म होगी, ये होगी स्टार्ट से। ओके, तो सबसे पहले इस एंड वाले नजरिए को हम स्टार्ट वाले नजरिए से देख लेते हैं। तो 101 जो एंड वाला जो टर्म है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा n कितना है, 2022, ये हमारा n है, ठीक है। माइनस k कितना है, 01011+2, ये कितना आएगा बच्चों, सॉल्व करते हैं। 2024 माइनस 1011, सिंपल, कितना आएगा, 3102। ओके, तो हमको अब दिया हुआ है कि 2013 इक्वल है किसके, 1024 टाइम्स 1011 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। अब हम ये बिगनिंग से दी हुई है तो हम लिख सकते हैं 1011, ये हमें क्या हुआ है, दिया गया है। और हमको क्या फाइंड करना है, मॉड x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो चलिए जो दिया हुआ है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, ये रहा, ये जैसा कि मैंने अभी समझाया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, kth का सीधा सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला
यूज करेंगे। अब फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था n, जो भी n है हमारा, c तो c है, k माइनस 1 a, जैसा कि एक्सपेंशन में a दिया है b भी दिया है, n माइनस k प्लस 1 b k माइनस 1। ओके, ये हमारा आया था। n हमारा ये है, k हमारा 1013 था, हम 1 माइनस करते हैं तो 1012 बचेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये हमारा a था, a क्या था इसको याद रखिए, एक्सप्रेशन में हम दिया ही हुआ था, a ये था। यहाँ क्या आएगा? सिंपल सा क्या आता है हमारे पास, ठीक है। तो रुकिए, तो n c k माइनस 1 b, ये क्या होता है? n माइनस k प्लस 1, ये आ गया। फिर ये b की वैल्यू है, ये हमारा 1012 क्या है, ये जो यहाँ यूज होता है वही हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। ये तो हो गई T1013 की बात। अब T101 कैसा दिखेगा? 2022, सिंपल, क्योंकि n तो वही है। यहाँ क्या आएगा? 1010। क्यों? क्योंकि हमारा कैसी पोजीशन दे रखी थी, ये तो हमें दे ही रखा था ना कि हमारी स्टार्टिंग की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये वाली। स्टार्टिंग से इतनी पोजीशन है, इसमें से हम क्या करते हैं, k माइनस 1 कर देते हैं, तो 1010 आ गया। अब हम a के लिए क्या करते हैं, n माइनस k प्लस 1 कर देते हैं, तो हमारा 1012 आएगा। और b की पावर के लिए क्या करते हैं, k माइनस 1 को एज इट इज ले लेते हैं, तो जो भी यहाँ है वही क्या होगा, यहाँ पर होगा। अब एक चीज को और ऑब्जर्व करिए, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, क्या आपको इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है? देखिए, कोशिश करिए कि 2022 C1012, और अगर आप देखें 2022 माइनस 1012 क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल, ये 1 बचेगा, ये 0 और ये 1, तो 1010। अब आप ये फॉर्मूला याद करके देखिए, NCR इक्वल होता है NC n माइनस R के। देखा था अमित सिंह, आपको तो बिल्कुल याद होगा कि हाँ फॉर्मूला यही था, क्योंकि आप ही ने पॉइंट आउट किया था कि आपको ये फॉर्मूला थोड़ा समझ नहीं आया। ओके, तो देखिए कैसे वो फॉर्मूला अब यूज हो रहा है, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूलेस। ओके, अगर आप उन्हें भूलेंगे तो आप क्वेश्चन में भी भटक जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन हमें ये यूज हो रहा है, तो NCR इक्वल्स टू NC n माइनस R होता है। तो ये क्या होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2022 C 2022 माइनस 1012, जो कि क्या है 1010। अब 1010 है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म कैसे हो सकती हैं, कैंसिल आउट हो सकती हैं, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल है कि इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। सिंपल, 4x/5 की पावर यहाँ इतनी है, अगर आप इसे कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या बचेगा, 4x/5 पावर 1010 माइनस 5/2x पावर 1012 इज इक्वल्स टू 4x/5 पावर 1012 माइनस 5/2x पावर 1010। ओके, अब ये इधर रेसिप्रोकल होकर जाएगा, तो कितनी पावर आएगी हमारे पास, यहाँ 10 सेम ही टर्म है, बस पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा माइनस 1010, सेम इसके साथ होगा, ये वाला इधर जाएगा रेसिप्रोकल होके। ओके, तो यहाँ भी सेम पावर है 1010, तो ये क्या होगा माइनस 1010। ये कैसे क्यों हुआ, अगर आप ये देखना चाहें
5 स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, अगर 25 दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं 25/5 स्क्वायर लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 5 की पावर -2। 25 को कैसे लिखते हैं 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर -2, जिसको हम सिंपली कैसे कर सकते हैं 2 - 2। ओके, तो पावर क्या हो जाती हैं जब सेम एक्सपोनेंट रहता है तो माइनस हो जाती है, प्लस हो जाती हैं, सॉरी। जब सेम एक्सपोनेंट जब सेम बेस रहता है तो पावर कैसे हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। इन जनरल क्या होता है am इंटू an है, तो हम लिख सकते हैं am + n। ओके, तो हमारा ये आया, तो ये अगर इसे इवेल्युएट करेंगे तो ये 2 आएगा, और इसे भी जब इवेल्युएट करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा 2 आएगा, और हमारा साथ की साथ ये तो चल ही रहा है। इसको भी ध्यान में रखिए 1024। इसको जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास 2 की पावर 10 आएगी। अब जब सब आप ओपन कर लेंगे तो चलिए ओपन करते हैं। तो सबसे पहले तो माइनस तो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमारी पावर क्या है इवन है, इवन में तो माइनस रिमूव हो जाता है। तो 5/2 की पावर 2 x की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 2 x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 की पावर 10। वही क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टली। ओके, ठीक है। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, x की पावर को एक साइड लाएंगे सिर्फ, और बाकी कांस्टेंट टर्म को अदर साइड लाएंगे। तो हमारा क्या आएगा x की पावर 4, 5 की पावर 4, क्योंकि 5 2 ऐड हो जाएगा, जो कि क्या बनेगा 5 इज इक्वल्स टू 5 2 + 2 4। ओके, सेम 2 की पावर 2 की पावर 10, 2 की पावर 4, सब क्या हो जाएंगे एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो कितना आएगा 16 आएगा। ओके, आई थिंक ये आएगा 5 की पावर 4 बाय 2 की पावर 16 इज इक्वल्स टू x4, क्योंकि हमने x इधर ले गए, हमारा x टर्म इधर गया, और बाकी कांस्टेंट टर्म को हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को हम लेफ्ट साइड ले आए। ओके, और x की टर्म को हम राइट साइड ले गए। अब क्या करेंगे, सिंपल, अब हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो तो अगर x² = 1 दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं मॉडुलस लगाते हैं और इधर रूट की वैल्यू लगा देते हैं, और साथ के साथ प्लस माइनस का सिंबल। तो हमारे पास क्या आया, मतलब जब हमें x² 1 दिया हो तो mod x = हम क्या करते हैं √1। सेम वही करेंगे, mod = यहाँ क्या आएगा पावर 1/4 आएगा, क्योंकि यहाँ पावर कैसी है 4 है, तो 5/4/2 की पावर 16। जब भी आपको ऐसा दिया होता है मतलब 5 की पावर 4 1/4, ओके, तो हम क्या करते हैं 5/4 × 1/4, जो कि क्या देगा 5 की पावर 1 दे देगा। ओके, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम यहाँ होगा कि 5/4 4 × 1/4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 16 × 1/4, ये तो 1 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 टाइम्स गया, तो ये हो गया 4। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 5/16 आ जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये समझने में कोई सॉल्यूशन समझने में कोई भी किसी भी स्टेज पे कोई भी दिक्कत आई है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो प्लीज़ कमेंट करें। आई होप अमित सिंह आपको सब समझ आ रहा हो। ओके, तो क्या आप कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं अमित सिंह? या आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं? कमेंट करिए, और ये साथ के साथ ये भी बताइए आपको मेरे एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई सुधार चाहिए तो आप वो भी आप कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप किस और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, मैं वही कोशिश करूँगा। ओके, अभी आगे चलते हैं। ओके, तो जैसा कि हमारा आंसर था 5/16। अब आया मिडिल टर्म। अब जैसे कि हमने देखा जब n होता है तो हमारे पास t1 आएगा टिल
टी एन प्लस वन टर्म्स आएंगी। ठीक है, अब मान लीजिए एन क्या है हमारा, इवन है तो हमारी वन, एन इवन है, इवन है तो ऑड टर्म्स आएंगी। इवन मिल के का मतलब है कि इवन प्लस वन, एन प्लस वन मतलब इवन प्लस वन टर्म्स आएंगी। इवन प्लस वन टर्म्स का मतलब है कि हमारे पास ऑड टर्म्स हो जाएंगी। अगर एन इवन रहा तो इस केस में ऑड टर्म्स आएंगी। जब ऑड टर्म्स आती है, मान लीजिए एन को हम 2 ले लेते हैं, तो पहली टर्म आएगी T1, दूसरी T2, तीसरी T3। अब इसकी मिडिल टर्म क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, इसकी मिडिल टर्म तो यही होगी, सिंपल। अब इसको अगर मैथमेटिकली देखें तो हम क्या करेंगे, हम n लेंगे। हमने क्या किया, मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ये कर दिया, जिसका अगर मैं जनरल फॉर्म लूं तो मेरे पास आएगा n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिए, जब भी आपके पास इवन n दिया हो, n कैसा है, इवन है, तो जब इवन है तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप। थैंक यू अमित सिंह, अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन इतने पसंद आ रहे हैं तो आगे भी मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं। तो आप 12th स्टैंडर्ड्स में हैं, तो कैसा चल रहा है आपका कोर्स आपके स्कूल में? आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे क्या? तो चलिए, तो जो n अगर इवन होगा तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 से अगर मैं डिवाइड कर सकता हूँ तो 2 से डिवाइड करूँगा, उसके बाद अगर मैं प्लस 1 कर दूँ तो वो मेरा कैसा टर्म आ जाएगा, वो मेरा मिडिल टर्म होगा। कब होगा? जब n मेरा कैसा हो, इवन हो। तो ये तो था थ्योरी। देखिए इसका जनरल फॉर्म, तो जब n इवन होता है तो हम क्या करते हैं मिडिल टर्म निकालने के लिए, n बाई 2 करते हैं, फिर 1 प्लस कर देते हैं, और हमें बाकी तो फॉर्मूला पता ही है। जब t के होता है तो क्या होता है, यहाँ पे t n बाई 2 प्लस 1 है, तो हमने क्या किया, n c ये टर्म -1 करते हैं, जो कि n बाई 2 प्लस 1 -1 करेंगे तो n बाई 2 आएगी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा n, ये रहा a का कैसा पावर रहता है, n माइनस n बाई 2, n माइनस n बाई 2 क्या देगा हमारा, प्लस का n बाई 2, और b की पावर क्या होती है, जो यहाँ पे होता है वही क्या होता है, b होता है। ओके अमित सिंह, तो आप नाइस, आप मेरे सभी लेक्चर्स फॉलो करते हैं। अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं उसमें और सुधार करने की, आपको और एग्जांपल्स चाहिए और क्वेश्चंस चाहिए, वो करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलते हैं हम अमित सिंह। तो आपको ये मिडिल टर्म समझ में आया? अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आई होप आपके सब अच्छे चल रहा हो, मीन्स यस। तो आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। आप किसी भी चीज़ की, कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्टी लगे लेक्चर समझने में, तो आप कमेंट करके ये बात हम तक पहुंचाएं, हम उसको सुधारेंगे। ओके, और आपकी प्रिपरेशन करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक में। तो ये था इवन वैल्यूज के लिए। अब आते हैं हम ऑड वैल्यूज के लिए। अब ऑड वैल्यूज में क्या होता है, सेम लॉजिक लगेगा। अगर n ऑड है, n कैसा है, ऑड है, तो n मान लीजिए 3 है, तो हमारे पास 1 2 3 4 आएंगी, क्योंकि n प्लस 1 टर्म आती हैं। तो उस केस में हमारे पास एक नहीं 2 मिडिल टर्म आती हैं, 2 आएंगी, मतलब हम इनको क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म्स बोलेंगे। ये हमारी क्या है, मिडिल टर्म्स हैं। अब ये दो हमारी मिडिल टर्म्स हैं। अब इनको कैसे निकाला जाए, बहुत ही सिंपल। जैसे वहां पीछे
n इवन था तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ इवन है नहीं, कोई नहीं, इवन बनाएंगे। अब इवन कब बना सकते हैं 3 को? जब मैं या तो 1 ऐड कर दूं। हम माइनस करने की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ देते हैं, हम लेंगे कुछ नहीं, तो हम देंगे मतलब ऐड करेंगे। तो जब मैं +1 कर दूं, +1 3 + 1/2 करूंगा तो मेरा क्या आएगा? पहले +1 किया फिर डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि अब तो इवन बन गया। तो अब कितना आएगा? ये आएगा 4/2 2। देखिए T2 यही टर्म थी, और फिर क्या करूंगा? जो भी ये रिजल्ट आएगा इसमें एक और ऐड कर दूंगा, T3, वो मेरी नेक्स्ट टर्म होगी। तो ये ऐसे करके मैं ऑड के केस में अपना आंसर निकाल सकता हूँ। T2 आ गया, T3 आ गया, और TK के लिए मेरे को जनरल फॉर्मूला तो पता ही है, NCK - 1 A n - k + 1 B k - 1। ओके, आई होप अब तक तो ये फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई नहीं, लेकिन आप इस फॉर्मूले को देख ही सकते हैं कि ये फॉर्मूला कितना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार आता जा रहा है। तो बिना इस फॉर्मूले के देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन देख लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड थे। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। ओके, तो ये तो इसकी जनरल टर्म है, आई होप ये आपके समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली थी जब क्या होता है, क्योंकि 2 टर्म आती हैं, एक एक्सप्रेशन ये है हमारा और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? ये है, ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन। ओके, तो इसका आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको अगर आप भूल भी जाएं तो रिकॉल कर लें कि हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है। ओके, चलिए ये रहा आपके लिए एक एग्जांपल, ये है आपके लिए एक होमवर्क। ओके, तो मैं चाहता हूं इसको आप ट्राई करें। ओके, तो अगर आप नहीं कर पाए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया था, या बीच में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है बार बार जिससे कि मैं नहीं समझ पा रहा, या फिर मेरे को और अच्छे से एक्सप्लेन करिए तब मैं कर सकता हूं। तो आप ये सब नेक्स्ट लेक्चर में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा, काफ़ी डिटेल्ड आंसर दूंगा, जिससे कि आपको जो भी आपको दिक्कतें फेस हो रही हों वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर 17th टर्म और 18th टर्म, और ये जो भी टर्म है हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, मतलब फ्रॉम बिगनिंग से लेते हैं, जब भी ये मेंशन नहीं हो फ्रॉम एंड फ्रॉम स्टार्ट, तो आप मान के चलिए फ्रॉम स्टार्ट। हमें बताना है अगर ये इक्वल हैं, T17 = T18 इक्वल है, और एक n क्या है 50 है, a क्या है 2 है, b क्या है a है, हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। t के एथ क्या होता है n हमें दिया है, c के हमें k भी हमें दिया हुआ है, k - 1, a हमें दिया हुआ है, n - k + 1, b क्या है b भी दिया हुआ है, k - 1, हमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं, हमें एक इक्वेशन भी दी हुई है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, एक ही वैल्यू निकालनी है। आई होप कि ये भी आप बड़ी ही इजी से कर पाएं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट की जाएंगी वैल्यूज, और आपका आंसर क्या होगा, एकदम आपके पास होगा। आई होप कि आप ये क्वेश्चन में आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो करने में। अगर आप फास्ट निकाल सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्या, जिससे कि मैं आपका क्रॉस चेक कर सकूं कि हाँ आपने सही आंसर दिया है, या आपसे कोई भी मिस्टेक हो रही है तो उसमें ये आपको रेक्टिफाई करूं कि आपने क्या मिस्टेक की है, जिससे कि आप और अच्छे से फॉर्मूला अप्लाई करना सीखें और फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर तक पहुंचना सीखें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, मतलब इंटीग्रल टर्म्स बतानी है मुझे, और एक्सपेंशन दिया हुआ है मेरे को 3/1/2 + 5^1/4 पावर 680। देखा, यहाँ पे देखा आपने पावर कितनी हाई है, 680।
इसीलिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है बाइनोमियल थ्योरम, बड़ी काफ़ी ही यूज़ होती है। कितने ये क्वेश्चन आपके लिए सोचने वाला है कि कौन ही अब 680 पावर को एक्सपेंड करेगा, हर एक टर्म को लिखेगा, समीशन को लिखेगा, अगर सिर्फ उसे नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बतानी है। अगर वो सीधा सीधा बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ करके, अगर उसे ये कॉन्सेप्ट पता है काफ़ी अच्छे से, तो वो सीधा सीधा बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करेगा और सीधा इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, ना ही 681 टर्म्स को लिख के एक्सपेंड करके। ओके, तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए तो बहुत ही सिंपल है, पहले जनरल टर्म लिख लीजिए। अब वो कैसी दिखेगी देखते हैं। समेशन r 0 to 680 जाता है, NCR होता है, a हमारा 3 1/2 है, जिसकी पावर क्या होती है, n-r होती है। b क्या है, 5 1/4 है, जो कि क्या होता है, यहाँ पर r ही होता है। ये क्या है हमारी, एक तरीके से बोल दीजिए जनरल टर्म। इसी को क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। के की फॉर्म में मैंने बताया था। अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं के की फॉर्म में दे देता हूँ। आप मेनली के की फॉर्म याद रखिए, इसको मत, आप इससे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो के की फॉर्म को याद रखिए, जो कि कहती है CK-1 A n-k+1 B k-1। ओके, नमस्ते स्वास्तिक, कैसे हैं आप? क्या आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है? चलिए जंप करते हैं क्वेश्चन पे। ओके, तो ये होता है हमारा kth टर्म। अब हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि इंटीग्रल टर्म्स चाहिए हमें क्या चाहिए, इंटीग्रल टर्म्स चाहिए। इंटीग्रल टर्म्स मतलब, इंटीग्रल टर्म्स का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास ये कैसा होता है, ये तो हमेशा इंटीजर रहता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं ये बता देता हूं कि NCR क्या होगा, इंटीजर ही रहता है। ओके, अब मेनली जो दिक्कत आएगी वो यहाँ आएगी कि अगर ये इंटीजर नहीं होंगे तो पूरी की पूरी टर्म हमारी इंटीजर नहीं रह पाएगी। अब इसे इंटीजर होने के लिए क्या करना चाहिए, अब देखते हैं। इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये लिखा हुआ है 1n-r/2 5r/4, ठीक है। अब अगर आप देखें n की वैल्यू हमें पता है 680, ऐसे मैं अगर लिख लूं तो ये क्या हो जाएगा, 680/2 -r/2, जो कि सिंपल क्या है, 340 -r/2। अब मुझे इंटीग्रल टर्म्स चाहिए। इंटीग्रल टर्म्स मतलब कि ये जो 5 का जो पावर होगा, कोई अगर इंटीजर होगा, 5 की पावर अगर कोई इंटीजर होगी तो उसका रिजल्ट जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। मतलब 5 2 ये इंटीजर होगा, 5 3 ये भी इंटीजर होगा, 5 0 ये भी इंटीजर होगा। कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लूँ यहाँ पे तो ये क्या होगा, एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो तो आप कुछ नहीं करिए, आप क्या करिए, जब आप पहले तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या करिए, यहाँ जो भी वैल्यू दी हुई है उसकी जो भी पावर है, यहाँ पे r/4 दिया हुआ है और दूसरे में क्या दिया हुआ है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही इंटीजर है। अगर दूसरा पार्ट भी अगर हम इंटीजर बनाए तो इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर ही देगा। तो हमारा फोकस सिर्फ इस पे और इस पे होना चाहिए जहाँ पे भी r की टर्म आ रही है। तो एक तो r/4 है, एक r/2 है। अब अगर इंटीजर, मेरे को दोनों टर्म्स को ही क्या करना है, इंटीजर बनाना है। तो उसके लिए एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपको जो भी डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी हो, आपको क्या करना है, उसका LCM लेना है। इसका LCM क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। तो इससे क्या होगा, जब भी आप R हमारा और क्या हो सकता है, अगर आप यहाँ देखें R, यहाँ पे अगर देखें R हमारा 0 से कहाँ जा रहा है, 680 पे जा रहा है। मतलब R की वैल्यू में 0 से लेके
आर हमारा 1 हो सकता है, 0 1 2 टिल क्या हो सकता है 680 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आर 0 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, आर अगर 4 होगा, जो हमने एलसीएम लिया है अगर 4 होगा तो आर बाय 4 कैसा होगा, ये भी इंटीजर होगा, आर बाय 2 भी क्या होगा इंटीजर होगा। इसलिए हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, जिससे कि जो भी हमारे यहाँ पे जो भी पावर्स की जो भी टर्म्स हैं वो कैसी रिजल्ट दें, वो भी एक इंटीजर ही रिजल्ट दें। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसको हम एलसीएम ले लेते हैं, और जब एलसीएम ले लिया तो फिर क्या करते हैं आर की वैल्यू स्टार्ट करते हैं। आर की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, उसमें 4 ऐड करते जाते हैं, और ऐसा हम कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक जो भी लास्ट वैल्यू है 680, लेकिन हमें कितने का डिफरेंस चाहिए 4 का। तो यहाँ अगर आप एक चीज देखें कि 680 जो है 680 ये भी क्या है 4 से डिवाइड होता है, जो कि क्या होता है 170, ओके, जो क्या होता है 170। तो मतलब अगर मैं 0 4 8 ऐसे करते जाऊंगा, ऐड करते जाऊंगा, तो मतलब मेरे को ये नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, इससे ऊपर जाऊंगा नहीं, क्योंकि आर मेरा 680 मैक्सिमम हो सकता है। अब बस मेरे को ये देखना है कि यहाँ पर ये आर की वैल्यूज आ गई, मतलब इन आर के लिए मेरे पास क्या क्या मिल जाएगा, उतने ही इंटीजर टर्म मिल जाएंगे। तो मैं बस इन्हें गिन लूंगा कि ये कितने टर्म्स हैं। अब इन्हें कैसे गिनूंगा, ये क्या है बच्चों मेरी, ये मेरी है एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है। अब एपी का काफी एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है, उसे मैं लगाऊंगा। क्या होता है फॉर्मूला, होता है कि अगर मेरे पास लास्ट टर्म दी हुई है जो कि है 680, वो क्या होती है फर्स्ट टर्म हो गई 0 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस होता है 1 4, यहाँ पे है 4, तो ये है लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, ओके, प्लस n-1 d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो ये यूज किया है, तो 680/4 इज इक्वल्स टू n-1, जिसका मतलब होता है n इज इक्वल्स टू 171। तो जो हमारे नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आएंगे वो आएंगे 171, ओके। तो समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन, इजी था, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, जब भी आप ए और बी लें, ए मतलब ये और बी मतलब ये, और जो भी फिर हमें जैसे यहाँ हमने सिंप्लीफाई किया, ये वाले पार्ट को जब हमने सिंप्लीफाई किया और फिर हम क्या करते हैं, जो आर की जो टर्म्स हैं उन्हें बाहर कहीं अलग से लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा। फिर उनका क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स हैं उनका एलसीएम ले लें, ठीक है। जितना भी एलसीएम आए फिर क्या करते हैं, हम 0 से शुरू करते हैं, एलसीएम जितना भी आए नेक्स्ट टर्म वो लेते हैं यहाँ पे 4, फिर उतना ही ऐड करते जाते हैं। मतलब ये जो एलसीएम आता है वो हमारा एपी का टर्म होता है, सॉरी एपी का कॉमन डिफरेंस आता है, और एपी हमारी 0 से शुरू होती है, कॉमन डिफरेंस हमें पता ही है। अब बात आती है लास्ट टर्म क्या रहती है, लास्ट टर्म यहाँ पे हमारी 680 है, ठीक है। अगर ये नंबर कॉमन डिफरेंस से डिवाइड हो रहा है तो वही की वही वो हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म होती है। अगर नहीं डिवाइड हो रहा होता है तो हम क्या कर देते हैं, जो भी रिमाइंडर आ रहा होता है उतना लास्ट टर्म में से माइनस कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, ओके। तो फिर क्या करते हैं, फिर हम एपी का फॉर्मूला लगाते हैं, जिससे कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ जाए, और वही क्या होता है, हमारा आंसर होता है। तो ये था इस पूरे क्वेश्चन का प्रोसेस। अगर ये नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिए, मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा, या जो भी डाउट है आपको समझ में नहीं आया वो बताइए, मैं दोबारा बताऊंगा, दोबारा आपको कराऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो पाए। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ओके। तो आगे जो है क्वेश्चन है, find the term independent of x in expansion of this।
अब हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमसे कोफिशिएंट पूछा गया था, क्या कोफिशिएंट था, x की पावर 5 का ये कोफिशिएंट था, सॉरी ये इसका हमें कोफिशिएंट ढूंढना था। तो इस क्वेश्चन का सेम ही लॉजिक है करने का। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगर ना हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वो आपकी जो मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स कराए उनको ही यूज करके ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं ये क्वेश्चन इसीलिए भी दे रहा हूं कि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। मतलब जो मैंने करा दिया वो तो आप कर ही लेंगे, अब समझ में आ गया। अब लेकिन उनकी प्रैक्टिस भी तो बहुत ज़रूरी है ना, इसीलिए उनके सिमिलर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो है, जो लग रहा है वो आ जाए, क्लियर हो जाए। अगर आपने ये कर लिया मोर देन इनफ, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी करें। ओके, ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, होमवर्क है। हिंट मैंने दे दिया है, आप इस क्वेश्चन को रिफर कर सकते हैं जिसमें हमने क्या किया था, x की पावर 5 के कोफिशिएंट को निकाला था। अब इस क्वेश्चन में बोला है इंडिपेंडेंट ऑफ x रखना है, मतलब हमें क्या ढूंढना है, हमें ऐसा टर्म ढूंढना है जहां पर x की पावर क्या रखनी है, हमें 0 रखनी है। ये रहा आपके लिए इस क्वेश्चन का हिंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेम, ये अब क्वेश्चन कैसे सेम है, इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स। ये सेम ऐसे है कि अभी जस्ट क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स ढूंढनी थी, इंटीग्रल टर्म्स ढूंढनी थी। अगर आप जनरल फॉर्म याद रखें जो कि होती है r0 से n तक, NCR a n माइनस r b r, हमें बोला जाता है क्वेश्चन में कभी कभी कि हमें ऐसे टर्म्स दो जहाँ पर क्या है, इंटीग्रल वैल्यूज़ हों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स लेते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको r जो टर्म है वो जिसमें भी आती है उनको अलग लेते हैं, उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, फिर एक AP बनती है, उस AP के लास्ट टर्म तक जाते हैं और उन AP में कितने टर्म्स हैं एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं AP के, और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। सेम लॉजिक यहाँ है, वो ऐसे कि हमें इर्रेशनल टर्म्स पूछा है। इर्रेशनल टर्म्स मतलब यहाँ जितनी भी, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि जो r होगा वो 0 से n जाता है, ठीक है। क्या कभी r n से बड़ा जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि हमें साफ साफ दिया हुआ है 0 से n लेना है। जब 0 से n लेना है तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं a की या b की ऐसी कोई कभी पावर बन सकती है जो कि नेगेटिव बन जाए, मतलब a की पावर है n माइनस आर, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि n माइनस आर जो है आंसर जो है वो नेगेटिव आंसर आए? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, r जो है हमारे या तो n है या n से छोटा है, तो बड़ा, ये क्या है, बड़ा माइनस छोटा, तो ये हमेशा क्या आता है, या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव तो आएगा नहीं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि पहला पॉइंट तो ये नेगेटिव नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। मतलब a जो है a ही रहेगा, कभी भी 1/a नहीं बन पाएगा। ओके, सेम b के साथ। अब ये तो हो गई बात इसकी। अब हमने वहाँ इंटीग्रल वैल्यूज ढूंढी थी, यहाँ पे भी हम इंटीग्रल वैल्यूज ही ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इरेशनल होने के लिए हमें, अगर हमें मान लीजिए n माइनस आर इंटीजर है कोई भी, जैसे 5 आ गया तो मैं a की बार 5 आ गई, ठीक है। मतलब ऐसे r ढूंढ लिए कि n माइनस 5 भी एक इंटीजर है और r तो है ही इंटीजर। मान लीजिए 6 आ गया तो a की पावर 5 आ गया, b की पावर 5 आ गया, तो ये तो मेरा कैसा बन गया, ये मेरा तो कैसा वैल्यू आ गया, ये तो एक इंटीग्रल टर्म होगी, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे देखा कि a की पावर, यहाँ 3 की पावर कुछ थी, 5 की पावर कुछ थी, बस मेरे को सारा का सारा खेल क्या था, पावर्स का था। सारा का सारा खेल क्या था बच्चों, पावर्स का था। तो हमने क्या किया कि
पावर्स को हमने ऐसे बनाना चाहा, हमने ऐसे आर उठाए कि जिससे कि पावर ही इंटीजर में आए, फ्रैक्शन में आए ही नहीं। अगर फ्रैक्शन में आ गई, मान लो 1/2 आ गई, तो फिर तो मेरा यहाँ पे 3 रूट का हो जाता, ये तो मेरा इरेशनल वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो ये जो इरेशनल वाले क्वेश्चन है वो सेम है जैसा कि इंटीग्रल वैल्यूज जो हमने ढूंढी थी उसके जैसे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर पाए, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक है। वही ट्रिक कैच करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। देखता हूं कितने बच्चे ये ट्रिक पकड़ पाएंगे। अगर आप अभी पकड़ पाए हैं तो कमेंट कर दीजिए। ओके अनुज नागर 1/17, ये आपने किस क्वेश्चन के लिए आंसर दिया है? अमित सिंह और अनुज नागर। तो हाँ, ये क्वेश्चन था, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को कर पाए। ट्रिकी है बट मैं मानता हूं कि आप ये इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अब हम कुछ सम के बारे में जानते हैं, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में। अब हमें पता था a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n क्या होता है? जैसा कि हमने देखा था an, ओके, an nc0 an b0, जिसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ टिल ncn bn। ठीक है, अगर a और b मेरे 1 है, a इक्वल टू b इक्वल टू 1 है, तो मेरा क्या बनेगा? 1 + 1 की पावर n। ठीक है, जिसका मतलब है 2। ठीक है, 2 की पावर n इज इक्वल्स टू nc0 1 की पावर n। 1 की पावर a क्या है? a और b अब मेरे 1 है, तो 1 की पावर कोई भी लूंगा तो 1 आएगा, तो यहाँ मेरे सिर्फ कोफिशिएंट्स ही बचेंगे टिल ncn। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। ठीक है, जब भी हमारे पास a इक्वल्स टू b होगा, अगर जनरल फॉर्म में हमने a इक्वल टू b इक्वल टू 1 ले लिया, a इक्वल टू b इक्वल टू 1 ले लिया, तो हमारे पास क्या आएगा? सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल है? 2 की पावर n के इक्वल है। सिंपल। अब ये वाली चीज भी याद रखने की है। वो कैसे है? वो ऐसे है कि nc0, देखिए यहाँ पर nc0, nc2, यहाँ nc4 होगा, ये nc4, nc6, ओके, nc टिल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे इस वाली टर्म में से ये जो इवन वाली टर्म्स है, मतलब यहाँ पे जो इवन नंबर आ रहा है, उन टर्म्स को अलग लिख रहे हैं। तो उनका जब सम करेंगे तो आएगा 2 की पावर n-1। और अगर हम ऑड वाले उठाएंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों? 5 और यहाँ पे 7। तो हमारे पास कैसा आंसर आएगा? सेम ही 2 की पावर n-1। अब इसका लॉजिक समझते हैं। ठीक है, अब इसका लॉजिक ये है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, मैंने लिखा था NCR इक्वल होता है NCn-R के। तो जब आप बाइनोमियल, अगर आप इसको देखें, NC0 किसके इक्वल होगा? NC0 इक्वल होगा NCn-0 के, जिसका मतलब है NCn के, जिसका मतलब है ये वाला हमारा ये वाले कोफिशिएंट के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए आप इस वाले पे नजर डालिए, NC1 इक्वल होगा NCn-1 के, मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा वो इसके इक्वल होगा। बिल्कुल सही। ऐसे करके मेरे पास क्या बन जाएंगे? ऐसे करके मेरे पास पेयर्स बन जाएंगे। पेयर्स बन गए,
इसका मतलब अगर मैं इवन टर्म्स को उठा लूँ तो कितना सम आएगा, 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पेयर्स बन गए, सेम ही तो आ रहे हैं। आपने इस फॉर्मूले से देखा कि NC0 की वैल्यू NCN है, मतलब NC0 की वैल्यू NCN है, NC1 की वैल्यू NC1 इक्वल्स टू NCN-1 है। ठीक है, कहीं बीच में जाके तो हम एक पॉइंट पे रुकेंगे जिसके आगे और वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। जैसे समझिए जब हम 1 प्लस एक्स का स्क्वायर जब किया था तो हमारे पास आया था 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए कि इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के इक्वल था और ये तो अपने आप में है, अब इसका कोई पेयर नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स एक साथ उठा लें बाइनोमियल कोफिशिएंट के और उनका सम कर दें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2n-1। ठीक है, 2n-1 के इक्वल आना चाहिए। आइए देखते हैं अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन को। ये रहा, काफी सिंपल क्वेश्चन है। हमको दिया है 1 प्लस ये ब्रैकेट है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। ये दिया है 2 प्लस 49C1 प्लस 49C2 डॉट 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 टिल 49C49। ओके, फिर दिया है 50C2 प्लस 50C4 टिल 50C50। ओके, कुछ नहीं करना, पिछला फॉर्मूला यूज करना है और उससे हमें कंपेयर करके n और m की वैल्यू निकालनी है और m+1 m+n कर देना है। सिंपल। तो क्या होगा, फास्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले टर्म है 2 प्लस 49C1 टिल 49C49। तो हम क्या करेंगे, हमने पीछे ही देखा था, अगर मैं -49C0 प्लस 49C0 कर दूं प्लस, और ये टर्म्स तो हमें दी हुई हैं 41 से लेके 49C49, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया NC0 से लेके सम हो रहा है NCN तक, जो कि क्या होता है 2n। n क्या है 49। तो मेरा ये वाला जो भी टर्म है वो क्या बन जाएगा बच्चों, ये मेरा बन गया 2 माइनस 49C0। 49C0 की वैल्यू क्या होती है, NC0 हमेशा क्या रहता है 1, तो ये आ गया 1। और ये जो होगा वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारी क्या आई 2 की पावर n। तो जिसे और सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 पावर n प्लस 1। ओके, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं ये वाले एक्सपेंशन पे। तो इसमें है 50C2 प्लस 50C4 प्लस, गौर करिए तो ये है इवन वाला, टिल 50C50। तो ये क्या होगा बच्चों, कमेंट करिए जल्दी से। ये होगा, क्या होगा बच्चों, 2 की पावर, बोलो बच्चों, n माइनस या n प्लस n-1, जो कि है 50 माइनस 1, जो कि है 49। ओके, लेकिन क्या ये इक्वल होता है, क्या ये इक्वल होता है? आपने एक चीज छोड़ दी, क्या कि 50C0 भी होना चाहिए, तब जाके ये इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है, इतने को ऐड करना है और इतने को ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना ही हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इतना ही ऐड। ठीक है, तो हमारे पास जो 50C2 प्लस 50C4 टिल 50C50 की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 49 माइनस, ओके, 2 की पावर 49 माइनस हमारे पास आएगा 50C0, जो कि क्या होता है 1। ओके, तो हमने क्या किया, हमने, हमारे पास अगर ये टर्म होता है 50C0 50C2 टिल 50C50, तो हमारे पास आता है ये 2 की पावर n-1। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही है,
तो मैंने क्या किया, इतना ही ऐड किया, इतना ही मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सिंपल। तो अब मेरा क्या आया, अब अगर आप देखें तो वैल्यू आई है प्लस माइनस माइनस 50C 0 जो कि था 50C 0। ओके सिंपल, ये आ गया। अब ये दोनों टर्म कैसी हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये टर्म और ये टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2n + 1 2n - 1 मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये कैसी फॉर्म बनी, ये फॉर्म बनी a + b a - b जो कि क्या होता है a² - b²। तो हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे 2, यहाँ पे n जो है वो क्या है, n है हमारा 49, n है 49। तो 249 मीन्स 98 - 1², ये आ गया। अब ये टर्म क्या हो रही है, ये टर्म 1 के साथ ऐड हो रही है। तो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कितना 1, तो ये आया था हमारा। तो 298 - 1 + 1 हमारा रिजल्ट आएगा 298। अब आप कंपेयर करें कि m तो होगा मेरा 1 क्योंकि 1 ही है इसके साथ, और n होगा 98। तो जो मेरा आंसर आएगा m + n वो आएगा 98 + 1 99। ओके, आई होप ये समझ में आया हो आपको, काफी इजी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है जो आपको, ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना ही रखना है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इसे मैन्युअली करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको ये याद होगा तो आप बहुत ही जल्दी अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और अपने लिए टाइम बचाएंगे और उस टाइम को किसी और क्वेश्चन पे यूज करेंगे। ये क्या कहता है, अगर हम मेरे पास MCR NC0 मतलब M और N दो अलग अलग टर्म है, फिर MCR × NC0 प्लस MCR - 1 NC1, ये हो रहा है। आप एक चीज ऑब्जर्व करिए इस फॉर्मूले में कि इनका सम हमेशा R आ रहा है ना, R मतलब ये आ रहा है, इनका सम ये आएगा। तो आप याद रख सकते हैं ऐसे कि आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसा दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस कॉन्जिक्यूटिव वे में कि यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स दी हों जो बार बार रिपीट हो रही हैं, फिर यहाँ पे ये मान लीजिए ये 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे R- ये कोई भी R हो सकता है, R - 0 हो रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर R - 1 आ रहा है, ऐसे करते करते यहाँ पर R आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे कोई भी दो टर्म ले लें, उनका ये ऐड कर दीजिए जो कि यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। और ऊपर वालों का भी क्या करना है, ऐड करना है। तो वो नीचे और ऊपर दोनों का ऐड करना है और अपनी अपनी जगह लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा हमारा। ऐसे इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए कितनी जल्दी से हो जाते हैं अगर आपको ये याद है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6CR 6C 6 - R, ठीक है, ये सम हो रहा है R0 से 6 तक। तो आपने कुछ नहीं किया, जैसा फॉर्मूले में था, तो आपने पहले ये ऐड कर दिए जो कि 12 आए, फिर इनका सम जो भी है वो क्या आया है, ये आएगा हमारा 6। तो ये भी क्या हो जाएगा। अब आपने देखिए कितनी फास्ट आपने इसको इवेल्युएट कर लिया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेम है, आई होप आप इसको भी कर लें, सेम ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, सेम ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बहुत इजी है, आई होप आप कर ही लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो
द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11, ओके, x की पावर 11, तो हमें क्या ढूंढना है, इसका कोफिशिएंट जानना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी टर्म्स को अच्छे से जानते हैं। हमारी टर्म्स है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस x प्लस 11, ओके। अब क्या करेंगे, अब अगर देखें आप, अब हमें चाहिए x की पावर 11, उसके कोफिशिएंट चाहिए। अब x की पावर 11 कब बनेगी, अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं, अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं, ठीक है, तो उसमें मेरे पास क्या टर्म आएगी, उसमें मेरे पास x की पावर 11 वाली भी टर्म आएगी, उसका कुछ कोफिशिएंट होगा, x की पावर 10 वाली भी आएगी, उसका कुछ कोफिशिएंट होगा, और x की पावर 9 वाली भी आएगी, उसका भी कुछ कोफिशिएंट होगा। अब मैंने यही क्यों चूज की, इसीलिए क्योंकि अगर इसमें x की पावर 11 वाली आई तो वो मल्टीप्लाई 1 से होगी, तब भी मेरा कोफिशिएंट क्या बचेगा, x की पावर 11 अगर यहाँ से आएगी तो वो मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो भी कोफिशिएंट x की पावर 11 का ही तो कोफिशिएंट बनेगा, बिल्कुल सही। तो उसका क्या कोफिशिएंट होगा, जब भी मेरे पास x की पावर 11 है तो मेरे पास होगा 11c11, ओके। क्यों, क्योंकि मेरी जो जनरल फॉर्म बनेगी वो क्या है, 0 से 11 गया, अब NCR होगा, a क्या है, 1 है, 1 की कोई भी पावर वो हमेशा 1 रहता है, और b क्या है, x है, x क्या आएगा, r आएगा, x की जब r जब 11 होगा तो n क्या है, n मेरा 11 है, तो कोफिशिएंट क्या होगा x की पावर 11 का, कोफिशिएंट होगा 11c11, वो यहीं लिखा है। चलो x की पावर, अब x की पावर 10 है, वो अगर इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या बनेगा, वो भी x की पावर 11 बन जाएगा, ठीक है। तो उस केस में मेरा क्या आएगा, x की पावर 10 होगी तो उसका कोफिशिएंट यहाँ आएगा 11c10, यही आएगा 11c10, ओके। तो वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -2x से, तो -2x से जब मल्टीप्लाई होगा x की पावर 10 तो कॉमन क्या आएगा, उसमें भी क्या पावर लग जाएगी, x की पावर 11 लग जाएगी। तो मैंने ये x की पावर 11 को क्या करा है, पहले से ही कॉमन ले रखा है, कॉमन, क्योंकि मेरे को सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट मतलब ये वाला पार्ट, ये मेरा कोफिशिएंट पार्ट चल रहा है, ओके। तो 11c11 माइनस 2 टाइम्स 11c10। अब थर्ड टर्म पे आते हैं। अब जब x की पावर 9 है, अगर वो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाए फिर भी मेरी x की पावर 11 बन जाएगी, क्योंकि 9 + 2 11। तो यहाँ का जो कोफिशिएंट होगा वो कैसा दिखेगा, वो कोफिशिएंट होगा 11c9 तो प्लस 11c9, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है 3 से, और इन सब में क्या कॉमन आ गई हमारी, x की पावर 11 कॉमन आ गई, x की पावर 11 कॉमन है। तो x की पावर जब 11 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब मैं इसको इवेल्युएट कर दूंगा और मेरा आंसर मेरे सामने होगा, ओके। तो इसको इवेल्युएट करते हैं। अब ये क्या है, NCN 11c11, NCN क्या होता है, हमेशा 1 होता है, -2 × 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ, 11c11 1 -2 × 11 फैक्टोरियल 2 × 11 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो इसे इवेल्युएट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा सिर्फ 11, ओके, प्लस 11 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसे इवेल्युएट करूंगा तो मेरे पास आएगा 10 और ये 9 रिमूव और मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसे सॉल्व करते, 1 - 22 प्लस 3330 बाय 2, ओके, 330
330/2। इसको करते हैं, ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 330/2 कितना होता है 165, आई थिंक 165। ओके 165, तो ये हो गया 165। अब ये दोनों इवेलुएट करेंगे तो 166 माइनस 22 जो कि 144 क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो देखा आपने कि इसका आंसर क्या है 144। तो कितना इजी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं आते, बस कुछ पार्ट होता है कॉम्प्लिकेटेड जिसे हमें समझना होता है। जैसे कि इसमें था कि हमें ये समझ, अगर कोई बच्चा इसे समझ गया तो उसके लिए क्वेश्चन हलवा है। ओके, तो हमने जाने क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क के लिए भी दिए क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि वो आपके जो आपने इस लेक्चर से सीखा उसे टेस्ट करेंगे वो क्वेश्चंस। अगर आपने सीरियसली ये लेक्चर को समझा है, जाना है, तो आप वो क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो आप दोबारा से वो लेक्चर देखिए। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आप मेरे को बताइए कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया। बिना प्रैक्टिस किए आप नहीं जान पाएंगे कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। तो थैंक यू, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।